namaste, vanakkam, annyeong. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो क्लास 12 के लिए जो मैंने चैप्टर 2 शुरू किया था जिसका नाम था सत्ता के समकालीन केंद्र, थोड़ा बड़ा चैप्टर हो गया, लेकिन आज फाइनली मैं उसकी लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हमारे दो टॉपिक रहते हैं बस, जापान और साउथ कोरिया, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में, और फिर इस चैप्टर को हम फाइनली आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे सत्ता के समकालीन केंद्र में हमने अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा, हमने आसियान के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने चीन के बारे में विस्तारित रूप से पढ़ा कि किस तरीके से वो बढ़ती शक्ति बना, भारत के साथ उसके संबंध कैसे थे, ठीक है, उसके विवाद वाले क्षेत्र कौन से हैं, संयोग वाले क्षेत्र कौन से हैं, ये सब हमने बहुत अच्छे से देख लिया था। तो इसके 3 पार्ट आपको इसी चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आपको वो पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसके लास्ट पार्ट पे बात करते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे जापान के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो जापान, और देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये आपको बताना ना पड़े कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सारी अपडेटेड वीडियोस पहुंचती रहे। ठीक है, तो आज हम जापान को शुरू करते हैं। जापान की अगर हम बात करें तो पूर्व एशिया का एक द्वीपीय देश है जापान। ठीक है, और जापान इसीलिए भी पॉपुलर है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का या द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे ज्यादा हर्जाना अगर किसी को भुगतना पड़ा था तो वो जापान ही था। ठीक है, क्योंकि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी तो उसकी समाप्ति जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने के साथ ही होती है। ठीक है, जो 1945 में या विश्व में सब एक ही मात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु विभीषिका झेली है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे रह गया, फिर भी आप देखेंगे कि ये एक काफी डेवलप हुआ। ठीक है, काफी डेवलप हुआ, और लेकिन इससे इसने एक सबक जरूर सीखा कि इसने जब अपना संविधान बनाया तो उसके अनुच्छेद 9 में उसने क्या बात बोली कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे उनको सुलझाने के लिए वो बल प्रयोग कभी भी इस्तेमाल, मतलब बल का कभी भी प्रयोग नहीं करेगा। उसने बल प्रयोग को हमेशा के लिए त्याग दिया, क्योंकि परमाणु जो हमला उसके ऊपर हुआ उसका बहुत बड़ा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, आज भी माना जाता है कि बच्चों पर प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है, और बहुत ही विनाशक जो थी वो घटना थी। ठीक है, तो इसके बाद उसने क्या किया, अनुच्छेद 3 के तहत उसने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग को हमेशा खत्म करने की बात की। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि उसे उभरती शक्ति कैसे बना वो, ठीक है, तो उभरती शक्ति कैसे बना, एक तो उसके पास संसाधन बहुत कम थे, प्राकृतिक संसाधन कम है, कच्चे माल का आयात ये अन्य देशों से करता है, लेकिन फिर भी इसके पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि इसने उन कम संसाधनों के साथ भी काफी अच्छा डेवलपमेंट किया। जैसे कि इसकी बहुत ही फेमस कंपनीज हैं लाइक सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी। ठीक है, ये बहुत ही जाने माने नाम हैं जो जापान की कंपनियां और पूरे विश्व में काफी फेमस कंपनियां हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1964 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य बनता है, जिसको OECD बोला जाता है। ठीक है, 1964 में इसका सदस्य बनता है जापान। उसके बाद अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, जापान है। ठीक है, और एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो समूह 7 का सदस्य है। ठीक है, और अगर हम बात करें UN बजट की तो UN बजट में इसका अंशदान जो रहता है पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर रहता है। ठीक है, अब बात करें सैन्य व्यय की, मतलब अपनी सेना पर कितना पैसा खर्च करता है, तो सैन्य व्यय के लिहाज से पूरे विश्व में 7वां स्थान है किसका, जापान का। ठीक है, और 1951 में इसने जापान ने क्या किया था, अमेरिका के साथ एक सुरक्षा गठबंधन में भी उसका साथ दिया। मतलब अगर एक सुरक्षा गठबंधन किसके साथ किया, अमेरिका के साथ किया, तो क्या प्राकृतिक संसाधन कम फिर भी उच्च प्रौद्योगिकी की वजह से ये क्या हो गया, डेवलप हो गया देश। ठीक है, उसके बाद 1964 में OECD का सदस्य बना। ठीक है, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, एशिया का पहला देश है या अकेला देश है जो समूह 7 का सदस्य है, आबादी के लिहाज से 11वां बड़ा देश है, UN के बजट में अंशदान करने वाला, सबसे ज्यादा अंशदान करने वाला दूसरा देश, और सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में 7वां देश है कौन, जापान। ठीक है, तो ये है जापान के बारे में। अगला है आपका साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही क्या होता है, जो एक कोरिया पूरा एक प्रायद्वीपीय एरिया होता है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। एक उत्तरी भाग जिसे उत्तरी कोरिया बोला गया, और एक दक्षिणी भाग जिसको दक्षिणी कोरिया का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही होता है, और ये क्या है, ये भी जैसे जापान एशिया का हिस्सा है उसी तरीके से ये भी क्या है, एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, हम दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया जो है उसकी राजधानी है आपकी सियोल। ठीक है, और ये जो है हान नदी यहाँ
यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, इसीलिए जब ये उभरती शक्ति के रूप में जब हम बात करते हैं कि कैसे दक्षिण कोरिया एक उभरती शक्ति बना है, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एक उभरती शक्ति है, तो 1960 से 1980 के बीच में उसने आर्थिक विकास बहुत तेजी से किया, जिसे मतलब हान नदी के चमत्कार के नाम से भी जाना जाता है। हान नदी का चमत्कार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इसकी राजधानी से हान नदी होकर गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि जापान क्या था, OECD का सदस्य, उसी तरीके से 1996 में क्या बनता है, दक्षिण कोरिया भी OECD का सदस्य बनता है। ठीक है, उसके बाद 2017 में अगर हम बात करें तो जब देखा गया तो अर्थव्यवस्था में 11वां स्थान है किसका? अर्थव्यवस्था में 11वां स्थान है आपके दक्षिण कोरिया का। सैन्य व्यय के लिहाज से अगर हम बात करें तो सैन्य व्यय पे ये क्या है, 10वां स्थान इसका आता है। सैन्य व्यय पे जितना पैसा खर्च करता है, अपनी सेना पे जितना पैसा खर्च करता है, उस पे इसका कौन सा स्थान आता है? 10वां स्थान आता है। ठीक है, उसके बाद बात करें जब मानव विकास रिपोर्ट आती है तो 2016 के अनुसार, मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार इसकी रैंक पूरे विश्व में 18वीं है। ठीक है, 18वीं रैंक है इसकी। इसके अलावा उच्च प्रौद्योगिकी के लिए इसको जाना जाता है। जिस तरीके से जापान की कुछ फेमस कंपनियां हैं, इसकी भी काफी फेमस कंपनी जैसे कि सैमसंग, LG और Hyundai, ये ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये कहाँ की कंपनियां हैं? ये साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया की कंपनियां हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उच्च मानव विकास इसने किया उसके लिए क्या क्या चीजें जो थी वो जिम्मेदार थी, तो यहाँ का भूमि सुधार। ठीक है, इसने भूमि सुधार की ऐसी नीतियां अपनाई जिससे कि ये डेवलपमेंट कर सका। इसके अलावा ग्रामीण एरियाज का इसने विकास करा। ठीक है, और व्यापक मानव संसाधनों का विकास। ठीक है, जो मानव संसाधन है उनको क्या, उनका विकास किया, यानी कि मानव को टेक्नोलॉजी सिखाई इसने। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक जापान और साउथ कोरिया, जिसमें हमने बात करी थी कि किस तरीके से ये दो देश जो है वो उभरती शक्ति के रूप में आगे मतलब विश्व में अमेरिका की पावर को टक्कर दे सकते हैं। तो हमने इसमें यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा, आसियान के बारे में पढ़ा, चाइना के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ जापान और दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाता है, चैप्टर 2। इसी तरीके की और वीडियोस पॉलिटिकल और हिस्ट्री की 12th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए और 6 to 12 के लिए जितने भी SST के सब्जेक्ट्स हैं, आपको सारी वीडियोस इसी चैनल पर मिलेगी। आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स तक इस चैनल को पहुंचाना है। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल चैनल नहीं है, ये एक इंफॉर्मेटिव चैनल भी है। तो आप लोग अपने बड़े भाई बहनों तक या आपके जो भी जान पहचान वाले बच्चे हैं या जो भी जान पहचान में हैं, ठीक है, जो SSC या रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी बताइए मेरे चैनल के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ भी लेटेस्ट जो भी जॉब अपडेट्स आती हैं, जो भी रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं, वो सबसे पहले नहीं तो बहुत जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो और साथ ही साथ आज मैंने पोस्ट किया है अपना इंस्टाग्राम हैंडल, जिसपे आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मेरा चैनल दीदी की पाठशाला के नाम से ही है। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।